वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश। आज हम करने वाले हैं नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर के एमसीक्यूज। और अगर आपको इसकी फुल समरी चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic, non-racial government. तो ये जो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट या जो पैराग्राफ है, ये क्या शो कर रहा है, किस चीज़ के बारे में है? यहाँ पे हम देखते हैं कि नेल्सन मंडेला हमें बताते हैं कि जिस दिन ये इनॉग्रेशन होनी थी उस दिन किस तरीके का माहौल था, कैसी सराउंडिंग थी। तो वो यही बताते हैं कि 10th मई को यूजुअली ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि साउथ अफ्रीकन सॉइल पे या साउथ अफ्रीका में कभी इतने सारे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, नेशन के जो लीडर्स हैं, वो यहाँ पे आए हैं। ये बहुत बड़ी गैदरिंग होने वाली थी। वो यहाँ पे क्यों आए थे? वो एक रिस्पेक्ट पे करने के लिए आए थे कि किस तरीके से, क्योंकि बहुत टाइम तक यहाँ पे सिर्फ वाइट्स का ही रूल था, वाइट सुप्रीमेसी थी। जो कलर्ड स्किन के पीपल थे या जो डार्क स्किन पीपल थे, उन लोगों को यहाँ पे इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी। इसीलिए अब जब ऐसा नहीं होता, नाउ ऐसा नहीं था, क्योंकि अब नेल्सन मंडेला फर्स्ट एवर ब्लैक प्रेसिडेंट बनने वाले थे साउथ अफ्रीका के। क्योंकि ये चेंज आया था, इन सब चीज़ों के लिए वो जो सारे लीडर्स थे वो आए थे कंग्रेचुलेट करने के लिए। तो इस दिन जो ये कहते हैं, ये जो पूरे का पूरा पैराग्राफ है इसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड क्या है। इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। हियर द टर्म रेनबो इज इन कंटेक्स्ट विद, यानी ये जो लाइन लिखी है यहाँ पे कि इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, तो यहाँ पे डेफिनेटली सी बात है कि लिटरली तो वो नहीं बोल रहे हैं ना कि बहुत सारे रेनबोज जो हैं वो गैदर हो गए थे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि बहुत टाइम तक इस तरीके के जो इवेंट्स होते थे या इस तरीके के बड़े लेवल पे जो भी चीज़ होती थी, वहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी थी। वाइट्स लोग जो थे सिर्फ वही होते थे, डार्क स्किन पीपल कहीं नज़र नहीं आते थे, ना ही उनके साथ इस तरीके से बिहेव किया जाता था, ना ही उन्हें इक्वली ऑनर किया जाता था। लेकिन अब क्योंकि ये टाइम बदल चुका था, इसीलिए यहाँ पे ये जो वर्ड है रेनबो गैदरिंग, ये क्या शो करता है, किस कंटेक्स्ट में है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर ऑफ टायर्स है या कलर ऑफ स्किन है, आईज है या फ्लैग्स है। तो हमें पता है क्लियरली कि कलर ऑफ स्किन की यहाँ पे बात हो रही है। तो आपका जो बी ऑप्शन है कलर ऑफ स्किन, वही इसका आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारी ऐसी लाइंस हैं चैप्टर्स में जहाँ पे लिटरली मीनिंग नहीं है, यानी कि जो उसका एग्जैक्ट मीनिंग है वो नहीं होगा। मेटाफोरिकली जो मीनिंग्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको वो समझना आना चाहिए। इन बिटवीन द लाइन्स आपको मतलब पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th May was the day of the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Earlier, what kind of government had prevailed in South Africa? अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपकी कॉमन सेंस को भी जज करता है। यानी कि यहाँ पे जैसे उन्होंने लिखा है क्वेश्चन में कि ये कह रहे हैं कि 10th मई को साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो थी वो इंस्टॉल हुई थी। तो उससे पहले किस तरीके की गवर्नमेंट थी? तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास? ऑप्शन ए है डेमोक्रेटिक, ऑप्शन बी है नॉन रेशियल, ऑप्शन सी है रिपब्लिक एंड ऑप्शन डी है रेशियल। अब हमें ये तो पता है कि डेमोक्रेटिक तो नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि डेमोक्रेटिक इंस्टॉल कब हुई थी गवर्नमेंट ऐसी, जब साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जो थे वो बने थे प्रेसिडेंट। तो ये तो हमें पता है कि डेमोक्रेटिक आंसर नहीं है। नॉन रेशियल भी नहीं थी, क्योंकि अच्छे से पता है अपार्थाइड या ये जो रेस डिस्क्रिमिनेशन थी इसके अगेंस्ट ही ये लोग लड़े थे। तो डेफिनेटली नॉन रेशियल नहीं थी। रिपब्लिक की कहीं बात ही नहीं हुई। तो इससे पहले कौन सी गवर्नमेंट थी? रेशियल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? रेशियल। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो आपकी कॉमन सेंस को भी जज करेंगे वो भी पूछे जा सकते हैं। तो अब चलते हैं सेकेंड एमसीक्यू की तरफ। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन।
or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmiest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे नेल्सन मंडेला हमें ये बताते हैं कि उनका जो फेथ था ह्यूमैनिटी में वो हमेशा से ही रहा है और उन्हें ऐसा लगता था कि अगर लोगों को सिखाया जा सकता है, कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो बचपन से ही किसी चीज़ को हेट करे। अगर हेट टीच करी जा सकती है तो लव भी टीच किया जा सकता है। एंड जो हमारे ह्यूमन हार्ट है वो कंपैरेटिवली लव के टुवर्ड्स ज़्यादा जल्दी एक तरीके से अट्रैक्ट होता है rather than its opposite। तो इसीलिए यहाँ पे वो बताते हैं कि किस तरीके से जब वो प्रिजन में भी थे बहुत टाइम तक, तो वहाँ भी उनको कहीं ना कहीं जो गार्ड्स थे उनके अंदर छोटे छोटे ग्लिम्स ऑफ ह्यूमैनिटी जो थे वो नज़र आ जाते थे, चाहे वो कुछ सेकंड्स के लिए। एंड ये उनके लिए बहुत होता था रीअश्योर करने के लिए कि नहीं, अभी भी ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है, और उनका जो फेथ था ह्यूमैनिटी में वो बढ़ गया था। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। The extract uses the phrase that man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Which of the following is incorrect with respect to the word extinguish? अब यहाँ पे क्या बोला गया है, या ये जो लाइन है स्पेसिफिकली कि man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। पहले तो आपको इस लाइन का मतलब पता होना चाहिए। तो क्या है इसका मतलब? ये है कि हाँ, हमारे अंदर अगर गुडनेस है, ठीक है, या किसी चीज़ को प्रति किसी चीज़ को अगर हम हेट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उसको हमेशा ही हेट करेंगे, कहीं ना कहीं हमारे मन में गुडनेस रहती है। तो वो जो गुडनेस है ऐसा नहीं है बिल्कुल ख़त्म हो गई है, हाँ वो कुछ टाइम के लिए हिडन है लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे वो पूछते हैं ये जो वर्ड एक्सटिंग्विश है, एक्सटिंग्विश मतलब ख़त्म हो जाना, तो वो यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे रिलेट नहीं हो रहा। तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? स्पार्क, देन इज कैंडल, देन इज ब्लेज एंड देन इज होप। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो सकता है जब आप एक्सटिंग्विश की बात करते हो? ठीक है, तो एक्सटिंग्विश की डायरेक्टली मीनिंग तो यही है ना कि एकदम से गुम हो जाना। तो स्पार्क की अगर हम बात करें तो स्पार्क ही एक ऐसी चीज़ है जो एकदम से क्या नहीं होता, गुम नहीं होता, इट कम्स। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे चूज करेंगे स्पार्क को। कैंडल की अगर हम बात करें, कैंडल भी नहीं। देन अगर हम बात करें ब्लेज की या लाइट की तो वो भी नहीं। एंड होप की अगर हम बात करें तो वो भी नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड एक्सटिंग्विश। तो यहाँ पे बात हो रही है स्पार्क। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? स्पार्क। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन। Which of the following term is used to describe the discrimination based on the color of skin? तो ये तो सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका ये जो पूरा चैप्टर है, नेल्सन मंडेला की जो पूरी लाइफ है, वो इसी चीज़ के अगेंस्ट वो लड़ते रहे। तो क्या है ऑप्शंस यहाँ पे? फर्स्ट है रेसिज्म, सेकंड है फेमिनिज्म, थर्ड है फासिज्म एंड फोर्थ है कम्युनिज्म। तो रेसिज्म ही है इसका आंसर। हमने देखा इसके अगेंस्ट ही जो नेल्सन मंडेला थे और उनके साथ साथ जो और सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको वो याद करते हैं, वो लड़े थे। तो इसका आंसर क्या है? रेसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I please, and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not to be obstructed in a lawful life. तो यहाँ पे ये जो एक्सट्रैक्ट है इसमें क्या बात हो रही है?
नेल्सन मंडेला बताते हैं कि कैसे उन्हें एक्चुअल जो फ्रीडम है उसका मतलब समझ आया और कैसे उन्हें पता चला कि हाँ, इन सब चीज़ों को मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ट्रांजिटरी फ्रीडम्स जिनकी वो बात करते हैं, उन्हें ऐसा लगता था मेरे बॉयहुड में कि फ्रीडम का मतलब ये हुआ कि मैं जहाँ जाऊँ जा सकता हूँ, जैसे उन्होंने लिखा है, ठीक है, कि और जो कुछ भी मुझे करना है, मैं देर तक बाहर रहना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। तो वो एक तरीके के टेम्परेरी फ्रीडम थे, ट्रांजिटरी फ्रीडम्स थे। लेकिन जब वो बड़े हुए, जब उन्होंने एक्चुअली में अपनी आगे जो स्टडी थी उसको कंटिन्यू किया, तब उन्हें इन सब चीज़ों का रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल लॉफुल लाइफ में फ्रीडम की क्या वैल्यू है, किस तरीके से। उसका मतलब ये है कि आप जिस इंसान से आप मैरी करना चाहो आप मैरी कर सकते हो, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहो आप वो कर सकते हो, जो भी जॉब आप करना चाहो आप वो कर सकते हो, बिना कहीं भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुए। ये उन्होंने बाद में रियलाइज़ किया। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, which of the following is not the part of the transitory freedoms of the author। तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, not यहाँ पे लिखा है not the part of transitory freedom। तो क्या क्या है, being able to stay out at night, नहीं, ये नहीं है। then है being able to read what he pleased, then यहाँ पे है C, being able to go where he chose, एंड डी है being able to do whatever he wanted। तो यहाँ पे एक तरीके से 3 ऐसे फ्रीडम्स हैं जो ट्रांजिटरी हैं, यानी कि जो उन्हें लगा था कि हाँ, ये उनको बॉयहुड में लगे थे कि हाँ ये होते हैं। जैसे कि उन्हें लगता था टू रीड व्हाट ही प्लीज, टू गो जहाँ भी उन्हें जाना था। लेकिन एक्चुअली में उन्हें क्या लगा कि एक तरीके का फ्रीडम वो होना चाहिए कि मेरा जो मन करे मैं वो करूं और मुझे कोई डिस्क्रिमिनेट ना करे। तो ये उसका पार्ट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे लॉफुल लाइफ के अंदर की बात आ जाती है। जैसे यहाँ पे मेंशन है द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, एंड मतलब कि वो फ्रीडम कि मैं कुछ भी कर सकूं और मेरी लाइफ में उससे रिलेटेड लॉफुली कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो क्या है इसका आंसर, डी, बीइंग एबल टू डू व्हाटएवर ही वांटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What was the emotion of the author when he was recalling his boyhood days? अब यहाँ पे वो कह रहे हैं, इस पूरे स्टैंजा की टोन नहीं पूछ रहे ना, वो इस पूरे स्टैंजा का इमोशन पूछ रहे। पर्टिकुलर जो ये कह रहे हैं कि जब वो अपने बॉयहुड डेज को रिकॉल करते हैं तो उनका क्या इमोशन है। फर्स्ट है डिस्पोंडेंट, सैड है, डिसअपॉइंटेड है। बी है जोवियल, बहुत ज़्यादा खुश है। सी है नॉस्टैल्जिक कि हाँ उनको याद आती है उन सब चीज़ों की। एंड डी है कंटेंटेड कि हाँ ठीक है, सैटिस्फाइड है। तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या है, डिस्पोंडेंट। क्यों? क्योंकि उनको उस टाइम पे वो जो ट्रांजिटरी जो फ्रीडम्स थे वो भी उनको लग रहा था कि शायद वो इंजॉय नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, डिस्पोंडेंट। वो थोड़े सैड होते हैं जब उन चीज़ों को वो याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे एक तरीके की प्लेज करते हैं नेल्सन मंडेला कि हाँ ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इस लैंड पे, साउथ अफ्रीका पे कोई भी बॉन्डेज या उसके साथ बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी या फिर आप कह सकते किसी भी तरीके की, चाहे काम के लिए चाहे आप गरीब क्यों ना हो, इन सब चीज़ों से, जैसे कि सफरिंग हो गई, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गई, इन सारी चीज़ों की जो डिस्क्रिमिनेशन है कभी कोई फेस नहीं करेगा। ये इस तरीके की जो हमें पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिली है, एक तरीके की रिप्रेजेंटेशन मिली है कि पॉलिटिकली भी अब इनका राइट है, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकली अगर इन्वॉल्व होंगे तो उनकी वॉइसेस सुनी जाएंगी। तो इसीलिए इस तरीके की जो हैप्पीनेस है उस पर कभी भी सन जो है वो सेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स to be short of the basic necessities। basic necessities ऐसा कौन सा वर्ड है जो इससे का मतलब सिमिलर ये हुआ कि to be short of basic amenities, जिसमें बेसिक amenities आपको कम मिले या ना मिले। तो कौन से वर्ड है इसमें, फर्स्ट है इमेंसिपेशन, सेकेंड है बॉन्डेज, थर्ड है डेप्रिवेशन एंड फोर्थ है प्लेज।
इमेंसिपेशन नहीं है, एक तरीके से फ्रीडम की बात है। बॉन्डेज यहाँ पे एक तरीके से बाइंड जो है किसी चीज़ से होना, क्योंकि आप उससे छूट नहीं पा रहे हो, वो है। थर्ड है डेप्रिवेशन, एंड डेप्रिवेशन का मतलब ये है कि शॉर्टनेस किसी भी चीज़ की, जैसे यहाँ पे लिखा है टू बी शॉर्ट ऑफ बेसिक अम्यूनिटीज़, एंड डी है प्लेज, तो प्लेज नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या है? डेप्रिवेशन। तो ना सिर्फ आपको मतलब पता होना चाहिए, बट मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको उनके मीनिंग्स तो पता होने ही चाहिए, बट जो वर्ड्स हैं उनके आपको सिनोनिम्स भी पता होने चाहिए, एंटोनिम्स भी पता होने चाहिए, ताकि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया कि आपको वन वर्ड ढूंढना है इसमें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका मतलब सिमिलर होगा, तो आपको पता हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Pick the option that correctly classifies facts and opinion of the students below. तो क्या क्या यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे पास, और हमें क्या करना है? फैक्ट एंड ओपिनियन में उसको डिवाइड करना है। तो क्या है? I think Mandela was a brave person to revolt alone against racism. ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, yes, he must have suffered a lot to achieve it alone. Then third statement है, he wanted to abolish the policy of apartheid. And fourth statement है, he became the first ever black president of South Africa. तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सी statements क्या हैं? फैक्ट हैं, और कौन सी हैं ओपिनियन। अब यहाँ पे वोकैबुलरी पे ध्यान दो, जैसे कि अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये ओपिनियन है। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है? आई थिंक। अगर ये दो नहीं होते यहाँ पे वर्ड्स, ठीक है, आई और थिंक नहीं होते, और अगर हम यहाँ से पढ़े कि मंडेला वॉज अ ब्रेव पर्सन टू रिवोल्ट अलोन अगेंस्ट रेसिज्म, तो हाँ, ये एक फैक्ट हो सकता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वोकैबुलरी इस तरीके से यूज्ड है, आई थिंक, कि ये आपको ओपिनियन है, तो ये क्या है? ये स्टेटमेंट ओपिनियन। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? यस, ही मस्ट हैव सफर्ड अ लॉट टू अचीव इट अलोन। ही मस्ट हैव, मतलब ये जो वोकैबुलरी है वो क्या कह रही है? अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं कि हाँ ऐसा शायद हुआ होगा, ऐसा किया होगा, बट क्या ये फैक्ट है या ये फैक्ट नहीं है, ये हमें नहीं पता। सो अगेन हम इसको क्लासिफाई करते हैं अंडर ओपिनियन। तो अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखते हैं, He wanted to abolish the policy of apartheid. अब ये बात बिल्कुल सही है, ये एक फैक्ट है, ये आपकी बुक में भी गिवन है कि वो क्या करना चाहते थे? अपार्थाइड, ये जो डिस्क्रिमिनेशन थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी, उसको हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते थे। तो ये एक फैक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट है, he became the first ever black president of South Africa. इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये एक फैक्ट है, इसीलिए डायरेक्ट फैक्ट की कैटेगरी में ये जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपकी क्या हुई? ओपिनियंस, एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ आपकी क्या हुई? फैक्ट। तो ये है आपके फैक्ट एंड ओपिनियन का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. तो यहाँ पे क्या कहते हैं? यहाँ पे वो डिस्क्राइब करते हैं कि उनसे पहले किसने सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट की जो प्लेज थी वो ली थी, फिर किसने फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट की प्लेज ली थी, एंड फिर उन्होंने क्या, जब प्लेज ली तो उन्होंने क्या प्लेज किया कि वो डिवोट कर देंगे अपने आप को, कंप्लीटली गिवन करेंगे अपने आप को फॉर द वेल बीइंग ऑफ पीपल एंड रिपब्लिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। अगर एक्सट्रैक्ट की बात करें तो इसके अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? तो क्या है? मिस्टर डी क्लर्क स्वर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो अगर हम बात करें, ये बिल्कुल जो आपकी बात है ट्रू है, क्योंकि फर्स्ट ही लाइन में आपका लिखा है ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट है थाबो mbeki स्वर्न इन as first deputy president, ये भी mentioned है, this is also true. Third, Mandela had nobody to accompany him. ये हमें पता है absolutely incorrect statement है, false है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में? I was accompanied by my daughter Zinani. यहाँ पे जो C आपका ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है यहाँ पे। And
एंड जो लास्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज अ लवली ऑटम डे, ये भी बात ट्रू है। अब जब आपको ऑप्शन मिल ही गया है कि मंडेला हैड नोबडी टू अकम्पनी हिम, यही यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आपको आंसर मिल गया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे यही एक ऑप्शन है दैट इज नॉट ट्रू, बाकी सारी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which word in the extract means to give all of one's times or resources। तो मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स हैं। ऐसे पहले तो हम देखेंगे accompanied नहीं हो सकता, देन उसके बाद अगर हम देखें ऐसा obey है वो भी नहीं हो सकता, pledged है वो भी नहीं हो सकता, लेकिन जो आप लास्ट लाइन में देखते हो, टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, यानी कि आपको डिवोट का मतलब पता होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, देखो, ए है डिवोट, बी है स्वर्ण, सी है प्लेज एंड डी है अकम्पनीड। तो यहाँ पे आपको पता है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब हुआ टू गिव इन ऑल वंस टाइम्स एंड रिसोर्सेज, तो वो हुआ डिवोट। कहते हैं ना अपने आप को बिल्कुल डिवोट कर देना, चाहे टूवर्ड्स स्टडी, चाहे टूवर्ड्स गॉड, क्योंकि यू आर गिविंग ऑल योर टाइम एंड ऑल योर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो वर्ड है या जो आंसर है आपका वो क्या हुआ, डिवोट। तो इस तरीके से ना सिर्फ आपको स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, लेकिन उनको ध्यान से समझना भी है कि वो किस तरीके से उनसे पूछा गया है, क्या किस कंटेक्स्ट में आपसे वो जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने यहाँ पे देखे नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के MCQs, जहाँ मैंने आपको डिफरेंट MCQs बताए, उनकी एक्सप्लेनेशन भी बताए एंड हमने डिस्कस किए उसके आंसर्स। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। That's all for this video. Now on to the next video. Keep practicing, keep learning.